मेरे प्यारे छात्रों, लास्ट क्लास में हमने प्रकाश का वर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन के नियमों को पढ़ा था तथा ये देखा था कि एक किरण रिफ्रैक्शन के पश्चात अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वो अभिलंब की दिशा में मुड़ जाएगा, और अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वो अभिलंब से दूर चला जाएगा। आज हम लोग प्रकाश के रिफ्रैक्शन के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए उसी के अंतर्गत एक सब टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म तुम लोग वास्तव में देखे हो या नहीं, अगर मेरे पास प्रिज्म होता मैं जरूर दिखा पाता। तुम लोग इस वीडियो के नीचे एक प्रिज्म का चित्र आ रहा होगा, तुम उस चित्र में देखो कि प्रिज्म किसे कहा जाता है या देखने में वो कैसा होता है। प्रिज्म जो होता है वो पारदर्शी क्रिस्टल या कांच से बना हुआ एक त्रिआयामी वस्तु होता है जो विभिन्न प्रकार के शेपों में आता है, लेकिन जो सबसे कॉमन शेप है, जो सबसे साधारण शेप है वो है ट्रायंगुलर प्रिज्म। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म का त्रिआयामी चित्र बनाया हूं। यहाँ पे देखो इसका कितने सतह है। अगर आयताकार सतह देखा जाए तो तीन आयताकार सतह है। ये वाला एक आयताकार सतह है XYFE, और एक आयताकार सतह है XCDY, और एक आयताकार सतह है EFDC। तो यहाँ पे तीन आयताकार या रेक्टेंगुलर सरफेसेस है। इसके अलावा दो त्रिकोणीय सरफेस है या ट्रायंगुलर सरफेस है जो कि है XCE और FYD। तो ये दो त्रिकोणीय सतह तथा तीन आयताकार सतह यानी दो ट्रायंगुलर सरफेस और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस को मिला के या एक विशेष प्रकार से सजाने पर हमें जो चीज मिलता है वो है ट्रायंगुलर प्रिज्म। यहाँ पे देखो इसके कौन से हिस्से को क्या बोला जाता है। XY जो ये वाला एज है, ये वाला जो छोर है, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है। एवं EXYF तथा XYDC ये जो दो सरफेस है जो कि एक विशेष कोण में तिरछे खड़े हुए हैं, इन सरफेसों को बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस या फिर वर्तन का सतह। तथा जो आधार है, जो रेक्टेंगुलर सरफेस EFDC है, इसको बोला जाता है बेस ऑफ द प्रिज्म। तो तुम लोग जो वीडियो के नीचे चित्र आ रहा है उसमें अगर देखोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि एक प्रिज्म देखने में कैसा होता है। तो क्योंकि ये पारदर्शी है तथा कांच से बना होता है या फिर क्रिस्टल से बना होता है, इसलिए प्रकाश का किरण जब एक प्रिज्म के अंदर से गुजरता है, हवा के माध्यम से आते हुए प्रिज्म के अंदर से गुजरता है, तो उसमें वर्तन होता है यानी प्रकाश का रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो मान लो यहाँ पे एक मैंने प्रिज्म का चित्र बनाया। यहाँ पे प्रिज्म का मान लो XCE जो सतह है उसको तुम्हारे कैमरा की तरफ फेस करके रखा हुआ है, इसलिए तुमको ये सतह दिख रहा है ट्रायंगुलर। अब इसका जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस सतह पर एक प्रकाश का किरण आके गिर रहा है। यहाँ पे देखो एक इंसिडेंट रे है, ब्लू कलर से बताया गया है, और जो N1 और O' है ये है अभिलंब, नॉर्मल टू दिस सरफेस। कौन सा सरफेस? AB सरफेस। तो यहाँ पे देखो क्योंकि ये विरल माध्यम से कांच, मैं मान लेता हूं कि ये बना हुआ है, प्रिज्म बना होता है ग्लास से। मान लो ये ग्लास प्रिज्म है, ग्लास से बना हुआ है। तो ये सघन माध्यम होने के कारण, और हवा जो है मान लो ये जो है बाहर जहां पे है ये है एयर, हवा, और ये बना हुआ है ग्लास से। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रिज्म के अंदर घुस रहा है ग्लास के प्रिज्म में, तो ये देखो ये अभिलंब की तरह, जो प्रकाश का किरण है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट से आया था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उससे कम होगा और वो किस तरफ मुड़ जाएगा? अभिलंब की तरफ। ये ग्रीन वाला जो नॉर्मल है इसके तरफ मुड़ गया। तो जाते 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 इसको दूसरे सतह में पहुंच जाएगा, प्रिज्म का AC सतह में, और इस प्रिज्म के इस सतह से टकरा के जब वो फिर से कहां पे निकल रहा है? रेयर मीडियम, विरल माध्यम में, एयर में निकल रहा है। ग्लास से फिर एयर में गया। तो हम लोग वर्तन का जो नियम देखे थे, वर्तन का जो प्रॉपर्टी देखे थे, उसके अनुसार अब ये अभिलंब से, तो इस सरफेस का, AC सरफेस का अभिलंब कौन सा है? N2O'। इस नॉर्मल से, इस अभिलंब से ये दूर चला गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने एंगल हुए? पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट, पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो है सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और सेकेंड एंगल ऑफ, यहाँ पे हम लोग इसको इंसिडेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो I2 जो हो गया ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है। तो एक
प्रिज्म के मामले में, एक प्रिज्म के केस में हमें जो चीज यहाँ पे हम लोग गणितीय रूप से सिद्ध करेंगे या डिराइव करेंगे वो है ये जो एंगल है प्रिज्म का, जो इसका ये वाला सतह है, जो रिफ्रैक्टिंग सतह, यहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जाके एक दूसरे से मिल रही है, उस दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ए जो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ए जो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म का कोण है। तो यहाँ पे देखो मैंने तुम लोग के सुविधा के लिए पहले से ही डिराइव करके रखा हुआ हूं ताकि मुझे ज्यादा लंबा वीडियो बनाने का जरूरत ना पड़े, तो तुम यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे समझाने के बाद। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूं कि एंगल ए जो है ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, N1 O प्राइम प्रथम अभिलंब फर्स्ट नॉर्मल, एंड N2 O प्राइम ये है सेकंड नॉर्मल, ठीक है, प्रथम नॉर्मल एवं द्वितीय नॉर्मल। पहले ही मैंने कहा PQ इंसिडेंट रे, QR रिफ्रैक्टेड रे और RS जो है ये इमर्जेंट रे है। I1 एंगल ऑफ इंसिडेंट, I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि क्यों इसको इमर्जेंस लिखा मैं I2 ही हूं, इंसिडेंट भी हम लोग इसको इंसिडेंट भी कह सकते हैं, लेकिन ये बाहर निकल रहा है इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। R1 फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल R2 जो है ये सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये जो मैंने ज्यामितीय चित्र बनाया, पहला इंसिडेंट रे को अगर मैं एक्सटेंड करूं, एक्सट्रापोलेट करूं एवं इमर्जेंट रे को भी प्रिज्म के अंदर बैक साइड में इसको एक्सटेंड करूं स्केल से, तो देखोगे ये दोनों एंगल, ये दोनों रे एक दूसरे को काट दिया और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल जो है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन किसके बीच में? इंसिडेंट रे तथा इमर्जेंट रे के बीच में। इसको मैंने लिखा हूं एंगल डेल्टा, ये चिन्ह को बोला जाता है डेल्टा चिन्ह। तो एंगल डेल्टा इक्वल्स टू कौन सा एंगल है, ये देखो एंगल मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया ROS प्राइम। तो ये परावर्तन कोण में विचलन अर्थात एंगल ऑफ डिविएशन को दर्शाता है। किन दोनों के रेस के बीच में एंगल ऑफ डिविएशन होता है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, अगर इनको पीछे की ओर एक्सट्रापोलेट किया जाए, खींचा जाए, ठीक है। अब हमको जो प्रूफ करना है, ये दो चीज प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ये है एंगल ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे प्लस एंगल ऑफ सेकंड रिफ्रैक्टेड रे। पहला चीज प्रूफ करेंगे। दूसरा चीज प्रूफ करेंगे एंगल ऑफ डिविएशन बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे जो है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये दो चीज हम लोग सिद्ध करेंगे। इसके लिए तुम्हारे गणित में जो तुम लोग थ्योरम पढ़े हो इससे पिछले क्लासेस में, उसका भी जरूरत यहाँ पे पड़ेगा। तो ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया ट्राइंगल QOR। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल QOR। इस ट्राइंगल में देखो ये जो ब्लू कलर से अंदर एक ट्राइंगल बना है, इसमें देखो क्या हो रहा है, डेल्टा इक्वल्स टू ये वाला एंगल जो कि है इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल? बाह्य एंगल या फिर एक्सटीरियर एंगल। हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं कि किसी ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल उसके ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। द वैल्यू ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंड ऑपोजिट एंगल ऑफ एन ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये एंगल कौन सा हो गया? ये एंगल हो गया डेल्टा एंगल इक्वल्स टू एंगल OQR, एंगल OQR प्लस एंगल ORQ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि दो अंतःकोण का योगफल के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे इनका वैल्यू I और R में बिठा दिया। तो पहला एंगल क्या हो रहा है? एंगल QR। बहुत ध्यान से देखो, एंगल OQR इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अब देखो यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक है ये नॉर्मल और एक है ये इंसिडेंट रे जो लंबा एक्सटेंड किया हूं मैंने। तो यहाँ पे हम लोग दो ऑपोजिट एंगल है इंटरसेक्टिंग लाइन का, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल I जो है ये एंगल, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है अर्थात OQ O' के बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल OQR जो है ये है एंगल I1 माइनस ये वाला एंगल, अर्थात एंगल यहाँ पे I1 होगा, छूट गया, एंगल I1 माइनस R1 प्लस ठीक इसी प्रकार से एंगल I2 जो है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये ग्रीन वाला और ब्लू वाला, तो ये एंगल ये बड़ा वाला एंगल के बराबर होगा,
ओ आर और ओ प्राइम का, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं ओ आर क्यू जो है ये हो गया I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। इस जगह को थोड़ा ध्यान से तुम लोग अपने किताब में देखोगे, सबसे अच्छा है, किताब से भी अच्छा है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना, तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया, I और I को I1 I2 को एक साथ लिखा एवं R1 प्लस R2 को एक साथ लिखा, तो ये मुझे मिल गया पहला समीकरण। अब हम लोग नेक्स्ट पे चले आते हैं। नेक्स्ट क्या है, N1Q तथा N2R जो है वो, इसको मैंने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने पर अभिलंब जाके कहां पे मिल रहा है, O प्राइम पर मिल रहा है। तो हमें एक और ट्राइंगल मिल गया, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल Q R O प्राइम, एंगल ट्राइंगल Q R O प्राइम, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। तो देखो इस ट्राइंगल पे हमें क्या मिल रहा है, R1 प्लस R2 जो हो गया प्लस एंगल Q O प्राइम R, अर्थात हम लोग जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, तो वही हमने यहाँ पे किया। तो हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2, इसको समीकरण किस तरफ ले गया, इक्वेशन किस तरफ ले गए, तो 180 माइनस एंगल QO प्राइम R, तो ये हमें मिल गया सेकंड समीकरण। अब चले आते हैं चतुर्भुज। देखो यहाँ पे एक चतुर्भुज, एक क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देखो क्वाड्रिलेटरल AQO प्राइम R, ये वाला हिस्सा जो एक डायमंड जैसा आकार बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो इस चतुर्भुज में, चतुर्भुज AQO प्राइम तथा R, इसमें क्या हो रहा है, हम लोग जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल का अगर ऑपोजिट एंगल ले, जैसे एंगल QAR प्लस एंगल QO प्राइम RO प्राइम Q, अगर इन दोनों को ऐड करें तो भी हमें 180 डिग्री मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को अगर हम लोग जोड़ दे तो हमें 360 डिग्री मिलता है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, यहां से हमें मिल रहा है एंगल QAR, अर्थात जो कि पहले ही मैंने कहा था क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां पे मैं लिख देता हूं कि एंगल QAR इक्वल्स टू एंगल A, अर्थात प्रिज्म का कोण। तो देखो यहां से हमें मिलेगा एंगल A बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल जो दूसरा एंगल बचा हुआ था QO प्राइम R, तो ये हमें मिल गया 3 समीकरण। अब देखो समीकरण 2 और 3, यहां पे भी, यहां पे तुम लोग देखो, यहां पे भी ये चीज कॉमन है, यहां पे भी ये चीज कॉमन है, तो क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड जो है कॉमन है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 और 3 से कि एंगल कहाँ गया, एंगल R1 प्लस R2 जो है वो बराबर है एंगल A का, अर्थात एंगल A इक्वल्स टू एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ द टू रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट रे एंड जो सेकंड मीडियम, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन R2 लिख रहे हैं, लेकिन ये देखो ये फर्स्ट सेकंड मीडियम ग्लास के लिए इंसिडेंट रे ही है या इंसिडेंट एंगल ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं R1 प्लस R2। ठीक उसी प्रकार अब समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से हम समीकरण 1 होगा यहाँ पे, समीकरण 1 तथा 4 से, समीकरण हम लोग 4 तथा समीकरण 1। अब देखो समीकरण 4 एवं 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 तो हमें मिल गया A, तो यहाँ पे मैंने बिठा दिया A, I1 प्लस I2 वैसा ही रहा, और ये था एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा, अर्थात हमें क्या मिल रहा है, एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 माइनस A। तो ये जो दो समीकरण है, ये पहला और ये सेकंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग इसको अच्छे से डिराइव करना सीखोगे, एवं ये जानकारी के लिए भी काफी जरूरी है कि एक प्रिज्म का एंगल का मान कितना होता है, तथा एक प्रिज्म का एंगल के मान से हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन भी निकाल सकते हैं, वो हमने यहाँ पे देखा। तो अब तुम लोग इस डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारी किताब से काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने समझाया एवं डायग्राम बनाया हूँ, ये तुम लोग को समझने में काफी ज्यादा सुविधा होगा। तो तुम लोग इस पूरे बोर्डवर्क का एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो
हम लोग इस प्रिज्म से संबंधित प्रकाश के घटना को भी इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एवं हम लोग एक और चीज जो बचा हुआ है वो है रिफ्रैक्शन से संबंधित, वो है लेंस। इन दो चीजों को देख के हम लोग प्रकाश चैप्टर को समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ और 2 या 3 क्लास में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तुम लोग सावधान रहना, सुरक्षित रहना।